सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी मेंस जीएस2 गवर्नेंस सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। वैसे तो ये नोट्स मैंने पूरे बना दिए हैं, काफ़ी टाइम लगा इनको बनाने में। ठीक है, तो ये पूरे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेना एक साथ में, क्योंकि ये आपका छोटा-मोटा सहयोग होता है अपने चैनल को, तो आप वहाँ से पीडीएफ खरीद लेना। बाकी जो बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो ये लेसन आपके लिए है। आप आराम से यूट्यूब पे वीडियो देखो और इनसे अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि ये भी नहीं हो कि आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए तो फ्री में आपको मिल रहा है, और जिनको पीडीएफ चाहिए, नोट्स पीडीएफ निकलानी होती है, तो वो आराम से अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। और आज मैं इसको अपलोड कर दूँगा, जैसे ही वीडियो आएगा उससे पहले ही वेबसाइट पे गवर्नेंस के जो 2 पेपर के हमारे ये अपलोड हो जाएंगे। देखो, एक बात आपको, एक रोचक बात बताता हूँ। यदि ये देखो, ये आप सिलेबस देख रहे हो, जीएस2 के गवर्नेंस में यहाँ पे इतने टॉपिक दे रखे हैं, सेम टॉपिक कहाँ पे है? आपके जीएस4 में भी है, एज इट इज लिखे हुए वहाँ पे भी। तो इनमें से बहुत सारे टॉपिक तो मैंने पहले भी करवाए हैं, लेकिन आज मैंने बहुत सारी चीज़ें अपडेट भी कर दी है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो जीएस2 और जीएस4 में दोनों साथ होते हैं, लेकिन रोचक बात क्या है? एक बात विशेष ध्यान रखना कि यदि कोई क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन पारदर्शिता और जवाबदेहिता का या गवर्नेंस का कोई क्वेश्चन जीएस2 में आ रहा है, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसकी शब्दावलियाँ थोड़ी सी अलग होगी। यही जीएस4 में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एथिक्स की शब्दावलियाँ, एथिक्स के एग्जाम्पल डालने हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे होंगे? शासन के होंगे, प्रशासन के होंगे, ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्पल होंगे। लेकिन एथिक्स में कैसे होंगे? ज़्यादातर एग्जाम्पल होंगे आपके इथिकल, जो वैल्यूज वाले होते हैं, जो भी अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, वो आपको डालने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यही अंतर है, और ज़्यादा कोई अंतर है नहीं। वैसे मिक्स अप्रोच से भी लिखा जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सेम सिलेबस है दोनों में। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि एथिक्स में थोड़े से आपके एग्जाम्पल वैसे आ जाए तो अलग नजर आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक है, सिलेबस मैंने आपको बता दिए। शासन व्यवस्था ये पहले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। आज के चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस आज हम लेने वाले हैं। बाकी पारदर्शिता, जवाबदेहिता, नागरिक चार्टर, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इसमें माइनर टॉपिक भी है थोड़े। इसके अलावा लोक तंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, ये सब हमने नोट्स बना दिए। ठीक है, इनके वीडियो भी आ जाएंगे। मतलब ये 4-5 दिन में वीडियो इसको कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो थोड़े से लेट क्यों आते हैं जीएस2 के, जैसे मेंस के अभी कम क्यों आ रहे हैं? आप जानते हो, द हिंदू का जो आजकल हम लेक्चर लेके आते हैं, उसमें कितना अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पर बहुत सारे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी तैयार करने होते हैं। ठीक है, वो करवाता हूँ। नोट्स कैसे बनने चाहिए प्री और मेंस के हिसाब से, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, स्लाइड बनाने में टाइम लगता है। और सबसे अच्छा एक और काम हो रहा है कि अभी प्रीलिम्स पास आ रहा है, तो मैं आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज बना रहा हूँ। जैसे मैंने अभी तक क्या लॉन्च कर दिया है, 11th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी वाली। इसके अलावा लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी है, इसके पार्ट 1, यानी हमने अब तक 2 मतलब पीडीएफ लॉन्च कर दी है। किसकी? आपके एमसीक्यू लॉन्च कर दिए, तो इनको भी आप अपनी वेबसाइट से देख लेना। और ये ऐसे है कि लगभग हम क्या कर लेंगे, टारगेट हमने रखा है कि 5000 एमसीक्यू आप लोगों तक पहुंचाने का। और इनको मैं बहुत ही मतलब धैर्य के साथ में थोड़ा टाइम देकर इनको प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, आप लोगों का सहयोग और प्यार रहेगा तो हम बहुत आसानी से इन चीज़ों को कवर कर लेंगे, जो आपकी एग्जाम को निकलाने में बहुत सहयोग करेंगे। चलो, इस टॉपिक पर आते हैं। कौन से पर? आज हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो सीधा टू दी पॉइंट आते हैं ई गवर्नेंस पर, क्योंकि गवर्नेंस वाला पहले हमने देखा, लास्ट कर चुके हैं। आज हम इसको सेकंड चैप्टर इसका कवर करते हैं। उसके बाद में कल, अब अभी कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि अब नोट्स बन गए ना, क्योंकि पहले नोट्स बनने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ई गवर्नेंस के बारे में जानते हैं। एक बात और ध्यान रखना, इनमें भी पीएचडी नहीं करनी। ये क्यों बोलता हूँ? क्योंकि यार, आपके पास जैसे ई गवर्नेंस है, आपके पास ई गवर्नेंस से जुड़े 2-3 पेज के अंदर नोट्स है, सफिशिएंट है। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ना कोई काम आएगा। कचरा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। अब ई गवर्नेंस के लिए आप 100 पेज की कोई फाइल पढ़ रहे हो, कोई काम की नहीं आपके वो। इतना आपका समय गवाएगी, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, तो सबसे पहले जब ई गवर्नेंस आप पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ई गवर्नेंस का अर्थ जानना है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे ई गवर्नेंस का मेंस में क्वेश्चन आ गया, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखो, इसके बारे में बता दो कि ई गवर्नेंस क्या होता है। इंट्रोडक्शन में डाल दिया। जैसे थोड़ा सा ऐसी ऐसी संस्थाओं के नाम लोगे जो ऑथेंटिक है, उनका नाम लेकर ऐसा लिखोगे, तो आपकी बात में वजन होगा। ठीक है, तो विश्व बैंक के अनुसार ई गवर्नेंस का आज से क्या है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकियों का प्रयोग प्रयोग का सूचक है। यानी सिंपल सा गवर्नेंस हमने देखा ना, कैसे शासन का प्रबंधन करना होता है। ठीक है, उसी तरह यदि ऑनलाइन तरीके से गवर्नेंस करें, तो ये क्या है, ई गवर्नेंस है। सामान्य परिभाषा है एकदम। और यह नागरिकों, व्यापार और अन्य सरकारी अंगों के साथ संबंधों को रूपांतरित करने की क्षमता से है। ये एक मतलब क्या है, थोड़ी किताबी परिभाषा। आप इसको समझोगे, समझने के बाद में जो आपका
आपके दिल से निकलेगी ना कि ई गवर्नेंस ये होता है कि शासन को कैसे हम ऑनलाइन तरीके से जनता तक पहुंचाते हैं, ऑनलाइन तरीके से हम शासन का प्रबंधन करते हैं, वो क्या है? ई गवर्नेंस है। ठीक है, इसमें ई प्रशासन होता है। क्या होता है इसमें? सूचना व संचार तकनीक के माध्यम से शासन करना। देखो ये भी ठीक है, चाहो तो आप ये परिभाषा लिख दो कि ई गवर्नेंस या ई प्रशासन क्या होता है कि सूचना और संचार तकनीक के माध्यम से शासन का प्रबंधन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसको देखो फ्लो चार्ट में। सबसे अच्छी अपने नोट्स की खास बात क्या है? ये फ्लो चार्ट ही है। आप देखना मतलब आने वाले समय में जब से हमने ये पढ़ाना शुरू किया है, इस बार मतलब जैसे अभी हमने एक इंटरव्यू ग्रुप बनाया है जिसमें इस बार हमारे चैनल से जुड़े हुए कितने एस्पिरेंट हैं जिन्होंने इंटरव्यू कॉल जिनका हुआ है ना, और जो खुद अपने से जुड़े हैं। मैंने उनको नहीं बोला कि आप मेरे से जुड़ो, क्योंकि अपने चैनल से ऑलरेडी वो जुड़े थे, आंसर राइटिंग में थे, कोई प्रीलिम्स के बेस से उनको लाभ मिला। प्रीलिम्स में जो हमने एमसीक्यू सीरीज लेके आए थे, उससे उनकी कईयों की तो पहली बार प्री निकली, बहुत लाभ मिला उनको। तो 10-15 बच्चे अभी अपने इंटरव्यू दे रहे हैं और यहाँ पे मतलब क्या बात है, हिंदी मीडियम के अच्छे एस्पिरेंट हैं। मतलब हिंदी मीडियम के मैं बता रहा हूँ ना आपको, इस बार अच्छा रिजल्ट रहा है इंटरव्यू कॉल का। और अभी थोड़ा सा ये है कि वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी मैं भी उनकी मदद करता हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की थी इंटरव्यू में, वो गलतियाँ वो न करें और कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं उनको मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आउटकम क्या निकल रहा है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं, मेंस के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, प्री के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इनका फ़ायदा एस्पिरेंट को मिल रहा है। प्रीलिम्स क्वालीफाई कर रहे हैं, मेंस क्वालीफाई कर रहे हैं, तो फ़ायदा मिल रहा है। और एक जैसे हमने पहले भी आपको डाटा बताया था कि हिंदी माध्यम के साथ दिक्कत क्या है कि 500 एस्पिरेंट ही क्या कर रहे हैं, जैसे टोटल इस साल 15,000 लोग बैठे थे मेंस में, ठीक है? तो इनमें से 500 से लेकर 700 मानो आप, 500 से लेकर 700 मैक्सिमम हिंदी मीडियम के होंगे, ठीक है? तो कहाँ समस्या है? समस्या सबसे ज़्यादा जो मैंने हाल ही के दिनों में फाइंडिंग की है, वो है सीसेट में। सबसे बड़ी समस्या सीसेट ही समस्या है। इसका मतलब देखो एक बात तो तय है कि सीसेट सीसेट इनका कमज़ोर क्यों है? क्यों ऐसे एस्पिरेंट बेचारे वंचित वर्ग से आते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हुई है, वहाँ पे मैथ उनका अच्छा नहीं है। कितनी बार आपने रिपोर्ट देखी है ना, तो ये गाँव से हैं या वंचित वर्ग से आते हैं जिनकी थोड़ा-सा कहीं न कहीं मैथ रीज़निंग का बैकग्राउंड कमज़ोर रहा है। हालाँकि ऐसा गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मैं सोच पा रहा हूँ कि ऐसे एस्पिरेंट सीसेट में क्यों ज़्यादा फेल हो रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, तो मैथ और रीज़निंग में थोड़ा-सा उनका बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप अपना सीसेट ठीक कर लो प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? तो आपकी प्रीलिम्स का यही जो स्कोर है ना, 500 बच्चे मेंस लिखते हैं तो ये 1500 हो जाएँगे। आप प्रयास करके देख लो। मैं अपनी कोशिश करवाता हूँ। प्लस जीएस जो होता है आपका, जीएस फ्रेश पेपर होता है, उसमें कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा रहा आजकल, 90-100 के आसपास कट ऑफ जा रहा है। तो इसको भी आप सही ढंग से चीज़ों को करते हो। जैसे मैं अपने लेवल पे आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स के अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, जो ऑथेंटिक होंगे, कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो लेके आऊँगा। प्लस आपके लिए एमसीक्यू तैयार कर रहा हूँ, आप सपोर्ट करो। आप वहाँ से देखो उन चीज़ों को जो मैं ला रहा हूँ, तो निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो ये पॉजिटिव प्रैक्टिकल चीज़ें आपको मोटिवेशन के लिए भी ज़रूरी है कि इस बार हिंदी मीडियम के बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ कई सालों से, वो भी इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है? जिनका कई बार 4 बार मेंस लिखे थे, उनका भी पहली बार इंटरव्यू कॉल देखा है मैंने। और यहाँ पे जो मैंने इनमें से 5 एस्पिरेंट ऐसे हैं, जो जिनका इंटरव्यू अपना ग्रुप है, उनमें से 5 एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने मेरे ज्योग्राफी ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसका सुझाव माना उन्होंने, ज्योग्राफी छोड़ के जिन्होंने हिंदी साहित्य लिया। ठीक है, इनसे मिलवाऊँगा मैं बाद में जब इनका फाइनल सिलेक्शन होता है, या कभी इनका मॉक इंटरव्यू लेंगे तो आपको इनसे मिलवाऊँगा। इन्होंने हिंदी साहित्य लिया था, ज्योग्राफी छोड़ के। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो छोड़ दो, मैं नहीं कहता हूँ, वो आपका डिसीजन है। मैं अपने तर्क आपके सामने रखता हूँ कि कौन-सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है। इसमें हिस्ट्री वाले भी हैं, पॉलिटी वाले भी हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है थोड़ा-सा कि अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते समय इन चीज़ों को ध्यान रखो। आप ये वीडियो देख रहे हो तो, लेकिन जो इस बार अटेम्प्ट दे रहा है, जिन्होंने ज्योग्राफी प्रिपेयर कर लिया, वो घबराना मत यार, वो आप अपने डिसीजन आप लो। आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। किसी के बहकावे में मत आओ या किसी के कहने से अपना सब्जेक्ट मत चेंज करो। हमने तो जो जो हमारा ग्रुप था जिन्होंने 4-5 मेंस ऑलरेडी ज्योग्राफी से दिया, उनका इंटर कॉल नहीं हुआ था। उन उन बच्चों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उनके ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स नहीं थे तो उन्होंने हिंदी साहित्य लिया और उनका इंटर कॉल हुआ। ठीक है? ज्योग्राफी वालों का भी होता होगा सिलेक्शन, ठीक है? मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो सही है, ठीक है? आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो, उससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी ओपिनियन रख सकते हो, ठीक है? तो यही बात है, मैं ये क्यों बता रहा था कि ये तरीका अच्छा है कि आप मेंस के एग्ज़ाम में फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह बना के आओगे तो आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आएगा। और इसमें ये क्या आजकल पैराग्राफ वाली शैली उतनी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली जो एस्पिरेंट पैराग्राफ शैली में लिख रहे हैं, बोरिंग तरीके से लिख रहे हैं, उनका इंटरव्यू कॉल नहीं होता है। जो स्मार्ट तरीका अपना रहे हैं, चाहे कम पढ़ाई की और एक तरीका स्मार्ट है उनका लिखने का, उनके मार्क्स अच्छे हैं, उनका इंटरव्यू कॉल ज़्यादा हो रहा है। तो ये पॉज़िटिव आप चीज़ें देखना और ये काम आएगी आपके। तो जैसे अभी ई प्रशासन की बात करें तो ई प्रशासन में स्मार्ट क्या है? ठीक है, ई प्रशासन क्या है? एक स्मार्ट प्रशासन है। कैसे? इनके जो अलग-अलग वर्ड इनको देखना सिंपल और सरल है कि आसानी से ऑनलाइन हो सकता है। देखो एग्जांपल दें, कैसे हो सकता है? इनको प्रैक्टिकल वे में चलते हैं।
पहले क्या होता था, एक ट्रेडिशनल परंपरागत प्रशासन की बात करें तो उसमें जैसे आपको क्या करना है, आपको राशन कार्ड बनवाना है, ठीक है, या आपको आधार कार्ड बनवाना है, कुछ भी बनवाना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बनाने हो, चाहे आपका मूल निवास का हो या आपका सर्टिफिकेट और भी हो सकता है, ठीक है। ये बनवाना हो तो आप कहाँ जाते थे? आप कार्यालय में जाते थे। आपके जो शहर है, तहसील है, उनके कार्यालय में जाते थे। वहाँ इसको बनने में लगभग 1 महीना लगता था, 1 माह लगता था, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है, इतना सरल हो गया है। ये हर एक राज्य में जहाँ तक मुझे लग रहा है हो चुका है आजकल। जैसे हमें हमारे राज्य की बात करूँ तो यहाँ पे 3 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो गया, घर बैठे। सबसे अच्छी बात है, आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। तो ये क्या है, बहुत ही सिंपल सरल तरीका है। तो नियमों का यहाँ पे सरलीकरण हो गया। और जो लोक सेवा है वो कहाँ तक होगी, बहुत आसानी से, मतलब उसकी दक्ष और मतलब आसान इसकी पहुंच होगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को आप जरूर बता सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन तभी सेवा से फायदा हुआ और नैतिक भी है, यानी भ्रष्टाचार की समस्या कम हो जाएगी। पहले क्या था, आप ऑफिस में जाते थे कोई डॉक्यूमेंट बनवाने, वहां आपसे हो सकता है कोई रिश्वत मांगे, 10 रुपए 20 रुपए। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन हो गया ना, तकनीकी हो गई। तो तकनीकी का सहारा होने से मतलब क्या हुआ, भ्रष्टाचार में कमी आ रही है। इसको प्रैक्टिकल में से समझो। आजकल जिम्मेदार भी हो गया, अकाउंटेबल हो गया। यानी आपको किसी भी सेवा के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें एक ये होता है, एक गाइडलाइन होती है या कुछ नियम बना दिए। जैसे बहुत सारे राज्यों में लोक सेवा जो अधिनियम है ना, कानून पारित हो चुका है। वहां पे यदि आप कोई सर्विस मांगते हो, आपने उसका चार्ज किया है और वो आपको जैसे 7 दिनों के अंदर नहीं मिलती है, तो जो भी संबंधित अधिकारी है हो सकता है उस पर जुर्माना लगाए। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल भी हो गया मामला। और इसमें जवाबदेता, लोक सेवक की जवाबदेता ये सुनिश्चित होगी। जैसे ऐसे मैंने भी ट्राई किया है अपने, जैसे राजस्थान सरकार का मैंने कई बार, जैसे गाँव में क्या होता है, बिजली टाइम पर नहीं आती है, ठीक है, किसानों की यहाँ समस्या हो सकती है। तो एक बार मैंने उनकी जो हेल्पलाइन है उन पे कॉल किया था, जो समस्या बताई थी, तो उसका समाधान होता है। ठीक है, आप भी अपनी समस्या देखते होंगे, कई बार ऑनलाइन समस्या का समाधान भी वहाँ पे आपको मिलता होगा। अनुक्रियाशील है, मतलब पहले क्या था, ढीले ढाले थे, प्रशासन मतलब सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। लेकिन आजकल क्या हुआ, मतलब आपकी जो समस्या है उसके प्रति काफ़ी वो अनुक्रिया दिखाएँगे, समाधान निकालने की कोशिश करेंगे और सेवाओं प्रति इसमें क्या होगी, अच्छी होगी। तो सरल और कारगर हो गया मामला। और पारदर्शी भी है। पारदर्शी के लिए हमने क्या किया, आरटीआई लेके आए कि आज आप क्या कर सकते हो, कोई भी जानकारी या सूचना घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, तो ये आपके काम आएगा। तो इसको देखो ऐसे ही समझाना होता है। अब जैसे मेंस के एग्जाम में ई प्रशासन का कोई क्वेश्चन आ गया, वहां पे आपने इसको इस तरीके से फ्लो चार्ट में बढ़िया तरीके से बता दिया, ये आपका बहुत अच्छा मेथड होगा। आप ट्रेडिशनल तरीके से पैराग्राफ में लिखोगे, उसकी बजाय ये तरीका ज्यादा बढ़िया लग रहा है, इफेक्टिव लग रहा है। और कंपटीशन में यही हो रहा है, क्योंकि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। सभी लोग अच्छा स्मार्ट तरीके से अपना प्रेजेंट कर रहे हैं आंसर। तो मार्क्स में कंपटीशन हो गई, तो आपको भी ये देखना पड़ेगा। आप ये देखो कि टॉपर्स कैसा लिखते हैं, देखो ये तुलना कर लिया करो कि हिंदी मीडियम के टॉपर कैसा लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम के टॉपर कैसा लिखते हैं, किन के अच्छे मार्क्स आते हैं। थोड़ी सी टॉपर्स की कॉपी देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। और मैं आपको हमेशा यही करवाता हूँ, ठीक है। अपना काम ज्यादा किया है। जैसे मेरा सजेशन आपके लिए क्या होता है कि मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप मतलब ये करो वो करो। अपना काम ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हो, किन मेथड से आप आंसर राइटिंग सुधार सकते हो। तो इसीलिए आपको सलाह देता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं करवा दूंगा ये सब कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप टॉपर्स की एक बार कॉपी देखो तो सही, आंसर कैसे नहीं सुधरेगा आपका, ठीक है। टॉपर्स की कॉपी देखो, पुराने प्रश्न पत्र देखो, सब आइडिया आपको वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे ई प्रशासन में अंतर्क्रियाएं कौन कौन सी, इसमें आपसी जो क्रियाएं वो शामिल होती है। तो इसमें आपको कुछ चीजें अच्छी लिखनी चाहिए। जैसे भारत का जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, इन्होंने काफी रिकमेंडेशन दी। इनकी बहुत सारी 10-12 कितनी रिपोर्ट है, उन रिपोर्ट में अच्छे कीवर्ड आए। तो बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट करते हैं, यहाँ से रिपोर्ट से अच्छे डाटा निकालते हैं। तो पहले निकालते थे ज्यादातर सेल्फ स्टडी करते हैं, आजकल क्या थोड़ी समरी मिल जाती है तो अपना काम बन जाता है, ठीक है। ज्यादा मतलब सभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कहीं आपको समरी मिल जाए तो काफी इनकी। तो जो भारत की द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है, उसमें उसका एक रिपोर्ट है, मतलब प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड 2008 रिपोर्ट। इसमें ई प्रशासन की 4 अंतर्क्रियाएं बताई है। कौन कौन सी क्रियाएं इनमें शामिल होती है उनको इसमें बताया गया है। जैसे कौन कौन सी क्रियाएं हैं इसमें, कि ई प्रशासन की जैसे पहली है, बहुत ही सिंपल वे में इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहली जो अंतर्क्रिया है उसको देखते हैं 4 अंतर्क्रियाओं में, कि सरकार की नागरिकों के साथ में। आप इसको ऐसा देख सकते हो कि सरकार का जनता के साथ क्या संबंध है, सरकार की जनता के साथ क्या जिम्मेदारी है, उसको आप देख सकते हो। जैसे नागरिकों को प्रभावी लोक सेवा वितरण होना चाहिए, सेवाओं की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, सार्वजनिक सेवाओं तक आसान पहुंच होनी चाहिए। दूसरी है सरकार की व्यापार के साथ, यानी बाजार के साथ। आप देख लो कि सरकार बाजार से संबंधित क्या नहीं बनाती है। जैसे आपने देखा ना कैसे नियमों का आजकल सरलीकरण कर दिया गया है, लाइसेंस राज की समाप्ति कर दी गई है, लाल फीताशाही कम कर दी गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, बिजनेस या बिजनेस लिख सकते हो। तो ये चीजें आ गई सरकार के साथ। आप ये देखो ना, जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, सरकारी एजेंसियां, इनके बीच में क्या समन्वय होना चाहिए।
सरकार की कर्मचारियों के साथ में, यानी कार्यपालिका की एक तरह से आप कह सकते हो राजनीतिक कार्यपालिका, चुनी हुई जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका इसकी जैसे नौकरशाही के साथ इनके क्या संबंध है, तो इनको आपस में बता सकते हो। ये इसमें ई गवर्नेंस में शामिल होते हैं। अब जितनी भी चीज़ें आप ये देखो, इनको इनको सुधारते हो, जहाँ पे इंटरेक्शन होता है, इनको आजकल सब कुछ ऑनलाइन करते हो, तो इनसे सुधार होता है, ठीक है। जैसे सरकार के कर्मचारियों के साथ इसमें आप मिशन कर्मयोगी भी बता सकते हो कि सरकार क्या कर रही है आजकल। कर्म ई प्रशासन को अच्छा बनाने के लिए मिशन कर्मयोगी भी लॉन्च किया, उसमें जो नौकरशाही है उनमें काफ़ी सुधार किया जाएगा। इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके लाभ क्या होते हैं, ठीक है, इसकी हम बात करें तो इसके लाभ क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ई प्रशासन के लाभ क्या हैं। बहुत सारे पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, चाहो तो अच्छे एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो। इससे फायदा क्या होता है कि नागरिकों को सरकारी सेवा की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। एग्जाम्पल की देखिए बता सकते हो, आपको लगे ना कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ ऐड करना है तो कर देना। मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ, कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐड करता हूँ, ठीक है। व्यापार उद्योग के साथ उन्नत क्रियाएं, साथ में सूचना तक पहुंच के माध्यम से नागरिकों का क्या हो सकता है, सूचना तक पहुंच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण कह सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। और सूचना की पहुंच से नागरिक क्या होते हैं, कहीं न कहीं सरकार की जो जो भी पॉलिसी होती है, जो भी नीतियाँ होती हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। ये अधिक दक्ष सरकारी प्रबंधन भी होता है, इससे भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, नागरिकों को व्यापार हेतु व्यापक सुविधा भी इसमें प्राप्त होगी। बहुत सारे कीवर्ड, अच्छे कीवर्ड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए जो आपके काम आएँगे, ठीक है। बहुत अच्छे-अच्छे कीवर्ड है, इनको समझाने की मतलब वैसे आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली आप पढ़ के इनको कर सकते हो। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि आप जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या करंट अफेयर कहीं से तैयार कर रहे हो, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। आपकी मेंस के एग्ज़ाम में मैं बता रहा हूँ कि 70% आप मान के चलो, आपका करंट अफेयर, न्यूज़पेपर और जो आपका करंट अफेयर जो मैगज़ीन है, उसका बड़ा योगदान होगा। मेंस की एग्ज़ाम में यदि आप स्टैटिक पार्ट में वैल्यूएशन नहीं करते हो करंट अफेयर का, तो उतने अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो ई प्रशासन की बहुत सारी पहलें हो सकती है। अब नई-नई फ़ाइल हमेशा जुड़ती चली जाती है, उनको ऐड करते चलना। जैसे डिजिटल भारत पुराना है काफ़ी, इसके माध्यम से बहुत सारा अच्छा काम किया जा रहा है। डिजिटल भारत के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर गाँव के स्तर तक कैसे हम ई प्रशासन को पहुँचाएँ, इसमें बहुत सारे कार्यक्रम जुड़े हुए हैं। ई क्रांति, सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो रहा है। आजकल भूमि संबंधी रिकॉर्ड्स का क्या करें, कंप्यूटरीकरण करें, यानी गाँव का जो विशेषकर ज़मीनों की कई सारी विवाद की समस्या आती है, इनसे समाधान निकाला जा सकता है। माई गवर्नमेंट जो वेबसाइट आपने देखा होगा एपीएन के, ठीक है? तो इस पर आप अपने सुझाव भी दे सकते हो। सरकार का आम नागरिकों के साथ क्या होता है, परिचर्चा वार्ता होती है। सरकार आम जनता सजेशन भी दे सकती है, समस्याओं को बता भी सकती है। इसके अलावा डिजिटल लॉकर में जैसे आपने देखा होगा कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रख सकते हो ऑनलाइन माध्यम से। ई कोर्ट के माध्यम से आजकल समस्या को समाधान निकाला जा रहा है। प्रगति पोर्टल के माध्यम से क्या हो रहा है, जो शिकायतें लंबित है उनकी निगरानी की जा रही है। सीपीग्राम एक और प्लेटफॉर्म है जो इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है। केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण व निगरानी तंत्र है, ठीक है। लेकिन साथ में जुड़ी बहुत सारी समस्याएं भी है, ई गवर्नेंस से जुड़ी कई सारी समस्याएं हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या समस्या है? समस्या है कि जैसे डिजिटल आधारभूत ढांचे की समस्या है, क्योंकि ई गवर्नेंस कब सफल होगा, जब लोग क्या होंगे, ऑनलाइन होंगे, इंटरनेट का अच्छा विकास होगा, सस्ता लागत वहनीय होगा, यानी आम आदमी गरीब आदमी भी आसानी से इंटरनेट का उपयोग कर पाए। थोड़ा सा इसमें ये समस्या आती है, डिजिटल गैप की समस्या है, शहर और ग्रामीण, ठीक है। जैसे गांव की आज बात करूं, मैं खेत में रहता हूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। यदि मैं दिल्ली जैसे बड़े शहर में होता तो यहाँ इंटरनेट अच्छा होता, मैं आपकी ऑनलाइन क्लासें बहुत सारी लेके आता। लेकिन गांव में सीमा है, मुझे रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको देने पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आजकल अच्छा हो रहा है, सुधार हो रहा है। जहाँ पहले स्पीड बहुत कम थी, आजकल स्पीड अच्छा आने लगी है, टाइम पे मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। निरक्षरता एक बड़ी बाधा है, इसमें भी मतलब ग्रामीण या वंचित वर्ग, विशेषकर महिलाएं, मतलब आप उनकी साक्षरता कम है, तो उतना अच्छे से इनका उपयोग नहीं कर पाती। साइबर क्राइम एक बड़ा मुद्दा है, ये ई गवर्नेंस में बाधा बन सकता है, ठीक है। लागत बहुत अधिक, अभी भी इंटरनेट काफी महंगा है कई जगह, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की समस्या हमेशा जुड़ी रहती है, इनकी लागतें भी एक पॉइंट जोड़ सकते हो, ठीक है। गोपनीयता की समस्या, सुरक्षा की संबंधी ऑनलाइन में ये समस्या आती है कि आप जैसे अपने डाटा ऑनलाइन रखते हो और वहां से कोई चुरा ले, ठीक है। पिछले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या है, स्थानीय भाषा में कंटेंट उतना उपलब्ध नहीं है, ठीक है, तो समस्या आती है। लेकिन आजकल हो रहा है ऐसा, ठीक है। तकनीकी मानव संसाधनों की कमी, तो ऐसे करके आपने कितने अच्छे, मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिए, वो भी फ्लो चार्ट में। चाहो तो अच्छे एग्जाम्पल डाटा ऐड करना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अच्छे मार्क्स ज्यादा अच्छे लाने के लिए क्या करना होगा, कुछ आपको डाटा डायग्राम जरूर जोड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल की कोई समस्या की रिपोर्ट है, डाटा है, तो इनको ऐड कर दो। तो ये ई गवर्नेंस का हमारा आज का चैप्टर समाप्त हुआ, और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, अपनी वेबसाइट पे मिलेगी। और चाहो तो नोट्स यहाँ से बना लो, आपको पीडीएफ की नीड नहीं है तो, ठीक है। कंटेंट फिर भी फ्री में ही है आपके लिए, क्यों चिंता करते हो, ठीक है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि
लेसन जो इसके नोट्स हैं बन चुके हैं। धन्यवाद।